अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। आज बुध है 21 अप्रैल 2021। और इससे पहले कि हम आज के पाकिस्तानी पॉलिटिक्स टुडे के नए एडिशन की बात करें, आपसे गुजारिश कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ, और जो बेल आइकॉन है, बेल का बटन है घंटी का, उसको प्रेस कर दिया करें ताकि हमारे जितने वीलॉग्स हैं, जितने हमारे एडिशन हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स टुडे के, वो आप तक पहुंचते रहें। सामीन, आज की बात शुरू करते हुए मैं आपको तारीख़ में ले जाना चाहता हूं, और वो अहद है औरंगज़ेब आलमगीर का, जब वो हिंदुस्तान के बादशाह थे और ये बादशाहत उन्होंने अपने वालिद शाहजहां से छीनी थी और शाहजहां को कैद कर दिया था आगरा के किले में। और ये कैद तन्हाई थी। एक अरसा वहाँ गुजारने के बाद, कमोबेश 7 साल का अरसा था, जब वो कैद तन्हाई से तंग आ गए शाहजहां, तो उन्होंने अपने बेटे को पैगाम भिजवाया कि मैं कैद तन्हाई में तंग आ चुका हूँ, तुम ऐसे करो कि मुझे कुछ बच्चे भिजवा दो ताकि मैं उन्हें कुरान पाक पढ़ा सकूँ, मैं उन्हें कुरान पाक की तालीम दे सकूँ। जब ये पैगाम पहुँचा वक्त के बादशाह शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर तक, तो वो मुस्कराया और कहा कि उस बूढ़े के जहन से अभी तक हुए जहां बानी नहीं गई। यानी वो बूढ़ा बादशाह जो किले में कैद है, वो अब भी लोगों पर हुक्मरानी करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके सामने बच्चे बैठे हों जिन्हें वो पढ़ाए और दरबार आम की तरह बैठे और उन पर अपना हुक्म चला सके। ये वाक़या मुझे याद आया जो कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, कल यानी 20 अप्रैल को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वाक़या हुआ। मैं समझता हूँ ये हमारी पार्लिमानी तारीख़ का एक स्याह लम्हा था, जब साबका वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के डाइस के सामने आए और वहाँ खड़े होकर कहा कि मैं तुम्हें अपना जूता उतार कर मारूंगा। ये कतई उन्हें बात ज़ेब नहीं देती थी, एक ऐसे शख्स को जो पहले पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हो। ये वज़ारत उज़्मा उन्हें कैसे मिली, सब लोग जानते हैं कि अगर नवाज़ शरीफ पनामा केस में नाअहल ना होता तो ये वज़ारत उज़्मा उन्हें नहीं मिलनी थी। अब उनकी वज़ारत उज़्मा ख़त्म हुए को एक अरसा हो चुका, लेकिन अभी तक उनके जहन से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी नहीं जा रही। तभी तो उन्होंने धमकाया स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को और कहा कि तुम्हें पता नहीं कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूँ और मैं तुम्हें अपना जूता उतार कर मारूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस तमाम तर तल्ख माहौल के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी से कहा कि आप अपनी नशस्त पर जाएं और वहाँ खड़े होकर बात करें, और उन्हें मौका दिया बोलने का। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में भी कौमी असम्बली के माहौल के बारे में और असद कैसर के रवैये के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि जो पार्लिमानी ज़ुबान और पार्लिमानी लबो लहजे के मुनाफी थे। लिहाजा असद कैसर ने उन्हें कुछ कहे हुए बग़ैर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उन्होंने वो लफ्ज़ हज़फ करा दिए। मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली में जो कल का माहौल था, उसमें पहले तो नून लीग नहीं आ रही थी कि जब वो करारदाद पेश होने जा रही थी फ्रांस के बारे में, तो उसके बाद जब वो आए तो वो कुछ सोच कर आए थे। नून लीग के अरकान और उसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी ग़ालिबन शाहिद खाकान अब्बासी को कि वो आएँ और कौमी असम्बली का माहौल इस तरीके से ख़राब करें कि उस करारदाद के बारे में पेश रफ्त ना हो सके, और नून लीग ये भी कह सके कि वो तो आए थे असम्बली में और वहाँ पर जो असद कैसर के रवैये की वजह से माहौल ख़राब हुआ और कौमी असम्बली की कार्रवाई जो थी वो ख़राब हुई। लेकिन असद कैसर ने, जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने अपने रवैये से, अपने तहम्मुल मिजाजी से उस माहौल को ठीक किया कि जिसमें वो करारदाद पेश हुई, और करारदाद पेश होने के बाद कमेटी भी बनी और कौमी असम्बली का इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कल कौमी असम्बली में नहीं आई थी, और उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया कि ये किस किस्म का राज़ीनामा हुआ है, किस किस्म की मसालत हुई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कलअदम करार दी जा चुकी है और उसमें, और हुकूमत वक्त में PTI की हुकूमत में, तो लिहाजा जब तक हमें उसके बारे में ऑन बोर्ड नहीं किया जाता, हम इस असम्बली की कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। इस पर यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ले दे हुई है बहुत सारे तबकात की जानिब से,
तभी तो आज उन्होंने सिंध असम्बली की कार्रवाई के दौरान जो वहाँ के वज़ीर बल्दियात हैं सूबाई सैयद नासिर अली शाह, उन्होंने अपनी एक करारदाद पेश की जिसमें वो जो गुस्ताखाना खाके हैं उनकी इशाअत और फ्रांस के जो सदर हैं उनके रवैये के बारे में एक करारदाद जो मज़म्मती है वो वहाँ पेश की जा चुकी है। अब वो करारदाद हो सकता है कि कौमी असम्बली की करारदाद से पहले ही सिंध असम्बली में मंजूर हो जाए और यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कल की कौमी असम्बली की कार्रवाई में शामिल ना होने के बारे में या उसके सबब जो मजहबी हलकों में उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत पाई गई थी वो उसका अजाला कर सकें। लेकिन इन तमाम तर मामलात के बावजूद और नून लीग और मौलाना फजल रहमान की जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है उनकी शमूलियत के बावजूद दोनों पार्टियां जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप दोनों ही पाकिस्तानी सियासत में अपने तर्ज अमल के सबब इर्रेलिवेंट हो चुकी हैं। अब उनका पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार बाकी नहीं रहा। आप देखिए कि पीटीआई ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद और तमाम तर जो मामलात सामने आते हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आते रहते हैं, एक से बढ़कर एक क्राइसिस, लेकिन उन्होंने अब इस क्राइसिस में से निकलना और इसमें लिव करना वो सीख लिया है। आपने देखा होगा कि आज सिंध असम्बली में भी जमात इस्लामी के एक रुकन अब्दुल रशीद साहब ने ये मुतालबा फिर कर दिया, शेख रशीद साहब जो हैं वज़ीर दाखिला कि उनको काबीना से निकाला जाए। ये जो था मुतालबा पहले किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, जो कलअदम करार दी जा चुकी है कि जब उनसे मुज़ाकरात होने वाले थे, लेकिन ये मुतालबा फिर वापस ले लिया गया कि जब यकीन दहानी ये करा दी गई कि कल ही जो कल गुजर चुकी कि उनकी करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी फ़्रांस के ख़िलाफ़। लिहाजा अब ये जो सियासत है पाकिस्तानी सियासत, उसमें नून लीग और मौलाना फजल रहमान का जो फ़े उनका ग्रुप है ये दोनों इर्रेलिवेंट हो चुके हैं और अगले इंतखाबात क्या अगले कई सालों तक इन दोनों जमातों का पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार नज़र नहीं आता। और जैसा कि मैंने कल अपने इसमें तबसरे में कहा था, तज्ज़िये में कहा था कि अब जो सियासत होगी पंजाब के सूबे में, तो उस पे दो ही पार्टियां नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं उसमें उभरते हुए। एक तो पीटीआई होगी और दूसरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, चाहे वो जिस नाम से भी हिस्सा ले, अगर उसके वो कलअदम जो करार दी गई है, अगर उसमें से जो बैन है या उसका ममनू करार दिया जाना ख़त्म कर दिया जाता है, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीटीआई ही एक इत्तेहाद के तौर पर उभरेंगे। और इससे पहले जो ख्याल किया जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का अगला इत्तेहाद होगा जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू परवेज़ इलाही साहब वाली पार्टी वो भी शामिल होगी, लेकिन अब वैसे बनता हुआ नज़र नहीं आता। इसमें जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कलअदम है इस वक्त, वो भी अपना पूरा हिस्सा लेती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पंजाब में जितने इंतखाबात हो रहे हैं उसमें वो अभी तक पीटीआई और नून लीग के बाद तीसरी बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जगह बज़ाहिर ले ली है। अब थोड़ा सा अहवाल हो जाए शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत की आज की समाअत का। तो आज जो एक नया बेंच तश्कील दिया गया था, 3 रुकनी बेंच, उनमें शहबाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने फिर से वही अपना रवैया रखा कि वो बहस नहीं करना चाहेंगे और जो पहले से बहस की जा चुकी है और जो ऑर्डर्स किए जा चुके हैं 2 जज साहबान की तरफ से, तो उस पर ये जो मौजूदा बेंच है ये रेफरी बेंच के तौर पर अपना फ़ैसला सादर करे। लेकिन जो इस बेंच के सरबराह हैं ऑनरेबल जज और बाकी 2 जज साहबान, उन्होंने उनसे कह दिया है कि वो अपनी आर्गूमेंट्स करेंगे दोबारा ताकि वो इस केस को समझ सकें। इसलिए अब ये वाज़ेह हो गया कि ये बेंच एक रेफरी बेंच नहीं है, बल्कि ये उनकी दरख्वास्त ज़मानत को असर नौ समाअत कर रहा है। आज जो शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। गो कि वो दलाइल नहीं देना चाहते थे, लेकिन बेंच के हुक्म पर उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अब कल दलाइल होंगे जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, वो अपने दलाइल देंगे और फिर उसके बाद इस दरख्वास्त को फ़ैसला किया जा सकेगा। तो ये तो था आज का अहवाल। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए,
کل تک کے لیے خدا حافظ.